स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों का इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। ये बैच शुरू हुआ था 21 फेब को। और इवैल्यूएशन नहीं हो रहा था क्योंकि हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, मगर आज से इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी, एक छोटा पैसेज दूंगी। उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जो ग्रुप बना हुआ है, फीडबैक ग्रुप, उसमें अपने आंसर्स देने हैं। ध्यान रखना, जब भी आप अपने आंसर देते हो तो उसमें एक तो फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, इमेज अपराइट होनी चाहिए, पीडीएफ में होनी चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, जो शीट होगा वो प्लेन होगा, दोनों तरफ मार्जिन होगा। थर्ड, क्वेश्चन लिखोगे और फिर आंसर लिखोगे, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। सिर्फ आंसर लिख के नहीं दोगे। और लास्ट, कैजुअली नहीं लेना है। हर एक पैसेज, हर एक टास्क को आपको सीरियसली लेना होगा। आप किस तरह से फोटो खींच के भेज रहे हो, आप किस तरह से लिख रहे हो, उससे मुझे पता चल जाएगा आप कितना कैजुअली मुझे ले रहे हो और कितना कैजुअली आप अपने आप को और एग्जाम को ले रहे हो। ठीक है? तो सीरियसली, मतलब सीरियस होना है और सीरियस नोट पे लिखना है, सीरियस नोट पे सेंड करना है। पिक्चर भी आप लोगे तो आप थोड़ा सा, आपको यू नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स मी एंड टुवर्ड्स माय आईज, कि ये पिक्चर ब्लर्ड है, मैम को शायद परेशानी होगी, थोड़ा मैं क्लोजअप ले लेता हूँ, है ना। इवैल्यूएशन में परेशानी नहीं होगी। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। फाइन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जब आप लोगों को टास्क दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट फर्स्ट 4-5 पैसेजेस जो होंगे ना, वो छोटे छोटे पैसेजेस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट समझाया मैंने आपको और फिर सीधे मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर दे दिया। ऐसा नहीं करना है। हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे पैसेजेस को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे पैसेजेस जैसे आप लोगों को स्कूल डेज में भी नहीं, जो 4th और 5th स्टैंडर्ड में मिलता था ना, वो वाले पैसेजेस, वो पैसेजेस सॉल्व कर रहा। फिर हम प्रीवियस ईयर में आएंगे और प्रीवियस ईयर में भी सबसे पहले जो आसान पैसेज है, जैसे 2020 का बहुत आसान पैसेज है, 2020 वाला करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके एकदम डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट पैसेज तक हम लोग पहुंचेंगे। तो इससे आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे। जो भी मैं फीडबैक दूंगी, उस फीडबैक को आपको बहुत ध्यान से सुन के फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन दूंगी अभी, जैसे मैंने मनीष को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई लेटर्स के अपर जोन को ऊपर खींचो, टेल को थोड़ा कम करो, जहां तहां कैपिटल लेटर मत घुसाओ। ये इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ। ओके? और फिर इसको फॉलो भी करना है स्टूडेंट्स। फाइन, चलिए अब शुरू करते हैं। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। चेकमेट राइटिंग सेक्शन बुक है जो आप लोगों को अभी तक मिली नहीं है, तो मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तो ये बुक को किस तरह से पढ़ना है वो हम बाद में बात करेंगे। शेड्यूल में था ये वाला कि किस तरह से बुक को पढ़ना है, मगर सिंस आप लोगों के पास बुक नहीं आई थी तो हम उस डे को मैंने स्किप कर दिया, वो क्लास को ही मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा भी कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली बुक अगर किसी को खरीदना है तो cpfreshme.com में जाकर ये बुक को खरीद सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सीपीएफ में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज मिलता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इंग्लिश में लिखना होता है और कोई वर्ड लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि अच्छा कोई वर्ड लिमिट नहीं है तो जितना मन उतना लिखो, ऐसा नहीं होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, ये एक नाउन फॉर्म है और इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, जो कि वर्ब है। और कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। ओके? डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई से, यानी डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। क्यों? आपकी एबिलिटी किसी भी पैसेज को पढ़ के समझने की कितनी है, वो एसेस किया जाता है। कि आपको कुछ दिया जाए, आप उसको पढ़ के क्या समझ सकते हो? अगर समझ सकते हो तभी तो आप एक ऑफिसर रैंक की जॉब आप ले सकते हो। उसमें बहुत आप अच्छे तरीके से, स्किलफुल तरीके से आप काम कर सकते हो, है ना। तभी तो आप कॉम्पिटेंट रहोगे। तो ये चीज एसेस किया जाता है। तो ये एसेस करने के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर दिया तो आपको मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर को समझ में भी आ जाता है कि आपने पैसेज को अच्छे से समझा है।
अब प्रॉब्लम क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से? सबसे पहले पैसेज लेंथी होता है। आजकल तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है। मैक्सिमम 400 पेजेस, सॉरी 400 वर्ड्स, 450 वर्ड्स के होते हैं ज्यादातर। ठीक है, मगर अगर आप पुराने पैसेज देखो, 2011 2012 वाले, वो लेंदी होते थे। मगर अब लेंथ कम हो गई है पैसेज की। तो क्या होता है, पैसेज जो है टाइम कंज्यूम होता है। जब हम पैसेज पढ़ते हैं उसके टाइम जा रहा होता है कि अरे बाप रे, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। तो उसमें ना, हम जब पूरा पैसेज एक बार में पढ़ते हैं ना इन वन को, तो हम पैसेज में जो इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रजिस्टर भी नहीं हो पाता है। रजिस्टर नहीं हो पाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। और कभी कभी कुछ लाइंस ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट, जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। ठीक है। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अनफेमिलियर इशू पे अगर पैसेज आ जाए। सपोज महात्मा गांधी पे पैसेज आते हैं, और कई 3 बार आ चुके हैं महात्मा गांधी पे पैसेज। तो महात्मा गांधी पे पैसेज आते हैं तो वो बहुत फेमिलियर है। ठीक है, उनके बारे में आपको पता है। तो वो, आप उसका फिर भी आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कंप्लीट सेंटेंस, इस तरह से। हाँ। मगर कोई टोटली अनफेमिलियर इशू पे अगर पैसेज आ जाते हैं, तो फिर उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जब कभी कंटेंट की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये एक रीजन है। दूसरा, किसी किसी का रीडिंग स्पीड जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा हर दिन एक पैसेज को पढ़ो और आंसर लिखो, बहुत जरूरी है। ठीक है। ताकि आपकी, और एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी। ठीक है। तो कोई कोई सोचते हैं ऐसे कि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तो हमें जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ओके। और फिर कभी कभी ऐसा भी फील होता है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, मगर फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसीलिए रीडिंग, जब आप पैसेज को रीड करते हो, तो वो बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम जो होती है, जब हम रीडिंग करते हैं तो हम पूरे जो कंटेंट है पैसेज का वो हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। मैंने कई बार बोला है। क्यों? एक रीजन इसका ये है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। तो कभी अगर पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो फिर पैसेज का हर कंटेंट जो है ना, हमें समझ में भी नहीं आता है, और कभी वो चीज रजिस्टर भी नहीं होती है दिमाग में। और फिर हमें क्या लगता है कि अरे, हमने 5 मिनट वेस्ट कर दिया पैसेज को पढ़ने में, और पैसेज ही नहीं समझ में आया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो ये सब का सोल्यूशन अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है, कोई भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ेगा, एकदम नहीं। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। ओके। पैसेज नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, तो मतलब इससे ना, क्वेश्चन पढ़ने से एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन से आप लोगों को रफ आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज में क्या है। मगर अगर पैसेज पहले पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है रीडिंग डिफिकल्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, समझ में भी नहीं आए कभी कभी। हम जब पैसेज नहीं पढ़े और जब हम पढ़ने वाले होते तो हमें ये नहीं पता होता ना कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल पैसेज है। तो अगर सपोज लॉन्ग पैसेज है और कॉम्प्लेक्स पैसेज है, तो आपको, यू वोंट गेट, आई मीन, अगर थोड़ा सा फेंट आइडिया होगा फिर कि पैसेज में क्या है, मगर पूरा अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज किस बारे में है, ये गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा पैसेज किसके बारे में है, और राइटर का ओपिनियन भी समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आएगा राइटर का ओपिनियन, तब भी आपको समझ में ये आएगा कि पैसेज जिसके बारे में है, उसके बारे में पॉजिटिव बात बोल रहा है या नेगेटिव बात बोल रहा है। कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा। ओके। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे, मैं गारंटी देकर दे रही हूं आपको कि आपको पैसेज बेहतर तरीके के से समझ में आएगा, स्पीडीली समझ में आएगा, और एफर्ट कम भी लगेगा। ओके। और मतलब ये आपका ना टाइम को ना, जो टाइम आप जितना देते हो ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये वाला टेक्निक हमेशा फॉलो करना है आपको, कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद पैसेज पढ़ना है। अब सपोज आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो। ठीक है। वॉट हर्डल्ड द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, सभी पढ़ें इसको।
What is the uniqueness of Indian vitality? Why are the men of sword and their work forgotten? Why are the conquest of Indian always remembered? What is the vital question referred to at the end of the passage, and what is your answer to that question? Okay, ये है. अब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी, आप लोगों को उसका आंसर करना है. अब स्टूडेंट्स, पहला मेरा क्वेश्चन है, मैं मनीष से पूछ रही हूँ. मनीष, ये जो क्वेश्चन है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो ये क्वेश्चन जिस पैसेज का है, उस पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है? टॉपिक बता सकते हो, ब्रॉड टॉपिक पैसेज का, मनीष? मैम किसी इसमें बात कर रहे हैं कि इंडिया में किसी इंडिया के किसी बारे चीज में में। बात कर रहे हैं, राइट मनीष? इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, ओके, गुड. कैसे पता चला इंडिया के बारे में? फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया, सेकंड क्वेश्चन इंडिया, थर्ड क्वेश्चन इंडिया, यानी 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो इंडिया के बारे में ही हैं. तो हमें पता चल गया कि पूरा पैसेज जो है इंडिया के बारे में बता रहा है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया, मैं आपसे बात करूंगी. ऑडियो मतलब ऑन कर सकते हो? यस मैम. ओके. वर्जीनिया, मुझे आप बताओ कि इसमें इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव बात हो रही है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Is he talking about पॉजिटिव या नेगेटिव? positive? हाँ, मतलब इंडिया के बारे में अच्छी बातें हो रही होगी पैसेज में, या नेगेटिव बातें हो रही होगी पैसेज में? पैसेज में पॉजिटिव बातें हो रही. ठीक है, ये आपको कैसे पता चला? ये आप सही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव बातें इंडिया के बारे में हो रही है पैसेज में, जो हम अभी नहीं पढ़े हैं, मगर क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है. कैसे पता चल रहा है आपको? ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें हो रही होगी? ठीक है वर्जीनिया, यस. ऑडियो ऑफ कर दो. ओके, बालाजी, आप मुझे बताएंगे इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें हो रही है कैसे? और नेगेटिव बातें हो रही है। अच्छा, अच्छा, बालाजी, आप ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ऑडियो बहुत नॉइजी है, ऑफ करो. जागृति, आप बताइए. शिवाली, आप बताओ. Ma'am, the first one is progress, and the next one is men of sword and their work forgotten by the speaking alone. ओके, इंडिया के बारे में स्टूडेंट्स पॉजिटिव बातें हो रही है, कैसे पता चला? ये जो वर्ड है स्टूडेंट, प्रोग्रेस, ठीक है, एक सेकेंड. ये जो वर्ड है प्रोग्रेस, उससे पता चला. वाइटैलिटी, ये सब पॉजिटिव वर्ड है स्टूडेंट्स. प्रोग्रेस, वाइटैलिटी. फिर इसको छोड़ दो, ऑलवेज रिमेम्बर्ड, यानी इंडिया को हम कभी भूला नहीं जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा. तो इसका मतलब है इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें हो रही है. तो अगर आप ये प्री कंसीव जो आइडिया आपको मिला है बिना पैसेज पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़ के, इस प्री कंसीव आइडिया से फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, आपको पैसेज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आपको पता चल गया इंडिया के बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव बातें हो रही है. अंडरस्टूड? तो ये वाला आपको, ये एक्सरसाइज हमेशा करना, या ये स्टेप हमेशा फॉलो करना कि बिफोर रीडिंग द पैसेज फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चन. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद आप पैसेज को पढ़ोगे, यानी पैसेज का जिस्ट आपको पता चल गया, टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड समथिंग पॉजिटिव. ओके. और आपको ये भी पता चल गया कि इंडिया का जो प्रोग्रेस है ना, वो उसके
कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इंडिया का वाइटैलिटी जो है वो यूनिक है, इंडिया को कभी नहीं भूला जाएगा, उसने जो कॉन्क्वेस्ट किया है वो कभी नहीं भूला जाएगा, तो ये सब आपको पता चल गया है। ओके, अब सेकंड है, अब आप पैसेज पढ़ोगे, मगर आपको ध्यान रखना है, याद रखना 3 घंटे का समय है और आपको उसमें 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। तो कभी भी पैसेज को जब आप पढ़ते हो ना, उसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य समझने की कोशिश मत करो। ऐसा भी होता है, हम पढ़ रहे हैं, अरे यार ये शब्द का मतलब क्या है, ये सेंटेंस का मतलब क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपको पैसेज का जो कोर आइडिया है वो तो आपको समझ में आ गया ना, वो तो आपके पास है ना, उसको अपने पास ही रखो, और जो जो लाइंस नहीं समझ में आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपका काम ये नहीं है कि पैसेज को पूरा 100% समझ लो। अगर आप पैसेज को 60 to 70% भी आप समझ जाते हो, देन ऑल्सो यूल बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो आपकी रीडिंग क्विक होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द पैसेज, पैसेज के डिटेल्स में नहीं जाना है। आपको एक चीज याद रखना है स्टूडेंट्स, कि पैसेज अगर आप 100% भी समझ जाओगे ना, उससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा आपने 100% समझा या 70% समझा है। ओके, आपका मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन का आंसर करना, और अगर आप 70% भी समझ गए ना, तो आप पैसेज से क्वेश्चन के आंसर को लोकेट कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा पैसेज समझने की जरूरत नहीं है, आंसर को लोकेट करने के लिए पूरा पैसेज नहीं समझना है। ओके, हाँ समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद एक क्विक होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और हर एक इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश मत करो, जो जो कंटेंट है उसको याद मत रखो, पढ़ते जाओ। ठीक है, अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन याद है, हाँ, व्हाट हर्डल्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, वाइटैलिटी, यूनिकनेस, कुछ कुछ ऐसा था ना, क्वेश्चन याद है, तो जब आप पढ़ रहे हो, स्टेप 2 में जब आप पढ़ रहे हो, तो उसका आंसर को लोकेट करो, एंड मार्क मार्क भी कर दो कि हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। ओके, आप चाहो तो फिर से क्वेश्चन को विजिट कर सकते हो इफ यू डू नॉट रिमेंबर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यू हाईलाइट द लाइंस, कीवर्ड्स दैट कैन हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चन। इससे ना आपका टाइम और एफर्ट्स बहुत बचेगा। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, पैसेज पढ़ते वक्त आप क्वेश्चन, यू कैन विजिट द क्वेश्चन, आप फिर से विजिट करो, और फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो फिर पैसेज में जाओ, रिविजिट द पैसेज फॉर राइटिंग इट्स आंसर। अंडरस्टूड? तो आपने फर्स्ट टाइम पैसेज पढ़ा, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पैसेज पढ़ा, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन है, यहाँ यहाँ इसका आंसर है। ओके, नहीं समझ, याद नहीं है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप पैसेज में जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आंसर्स को लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% पैसेज को समझकर आप आंसर 100% करेक्टली, एक्यूरेटली और स्पीडीली दे सकते हो। ओके, ठीक है, अब आपको आंसर लिखना है, तो जब आप आंसर लिखोगे तो ऑलरेडी ध्यान रखना, पैसेज में आप आंसर को लोकेट कर लिए हो। ठीक है, तो अब आंसर का जो फीचर्स होता है, एक अच्छे आंसर का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स का जो फीचर्स होता है वो क्या है, एक एक्यूरेट होना चाहिए आंसर। ऐसा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आंसर ऐसा होना चाहिए वो जो क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करे। ओके, राइट व्हाट इज आस्क्ड, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, दैट इज इन नो वे आंसर टू द क्वेश्चन। आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, पहली चीज। अब ये प्रिसाइज और टू द पॉइंट होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करो, 95% ये कोशिश कामयाब रहेगी अगर आप करोगे तो। आप अपने आंसर को क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, जैसे व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम, द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, देखो ड्रॉबैक है, सिंगुलर है ना, इसीलिए इज लगाया है, सिंगुलर। द मेजर ड्रॉबैक, तो मैंने क्या क्वेश्चन के लाइन से ही अपना आंसर शुरू किया है ना, तो मेरा भटकने का, डेविएट होने का, एक्स्ट्रा लिखने का चांसेस कम हो जाएगा। Okay, is that they do not pay attention to building the character of the student. खत्म, सिर्फ एक ही लाइन का आंसर है, आई गारंटी आपको 4 out of 4 मिलेगा।
मगर अगर आप लोग ये सोचोगे अरे ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो बहुत, इसमें तो थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तो ये स्लोगन याद रखना, राइट एक्स्ट्रा लूज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये काम नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो होगा, पैसेज के भी अकॉर्डिंग होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मुझे एक हालांकि प्रेसी मिली थी एक स्टूडेंट की, उसने ना अपनी मर्जी से कुछ कुछ लिखा था, मतलब जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है वो उसने अपनी प्रेसी में नहीं डाला था। देखिए प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आपको पैसेजेस मिलते हैं, तो पैसेज का मकसद आपको क्यों मिल रहा है पैसेज, ताकि आप उस पैसेज के अंदर ही रहकर अपने आंसर्स लिखो ना, पैसेज के बाहर नहीं। पैसेज के बाहर लिखना तो पैसेज देने का मकसद ही खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अपनी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखना है, जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है या राइटर ने दिया है आपको वही इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हो। डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। अपने व्यूज, अपने एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन सब साइड में रखोगे। ओके, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आप उसी का आंसर लिखोगे। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कि ना आपसे ना आपका ओपिनियन पूछता है, व्हाट इज इन योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस दिस दिस। तो मुझे याद है मैंने एक पैसेज दिया था स्लॉटर हाउस पे, तो राइटर ने उस पैसेज में स्लॉटर हाउस के बारे में बताया और बोला कि कितना मतलब सफरिंग्स एनिमल्स सहते हैं उस स्लॉटर हाउस में। और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, जो स्लॉटर हाउस में काम करते हैं लोग, वो लोग भी बहुत सफर करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरीके से। जितना एनिमल करते उतना तो नहीं, मगर वहां पे काम करने वाले लोग भी सफर करते हैं। तो फिर राइटर एडवाइस कर रहा है अपने पैसेज के थ्रू कि मीट ईटिंग पूरा का पूरा बंद कर दो, बिकॉज ऑफ योर टेस्ट बर्ड एनिमल सफर कर रहे हैं। ठीक है, ये था। अब उसमें एक स्टूडेंट था, धीरज नाम है उसका, उसने, वो यूपी का था और वो नॉन वेजिटेरियन था। वो मुझे समझ में आ गया, उसका आंसर देखकर मुझे पता चल गया वो नॉन वेजिटेरियन है। तो उसने क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग मीट ईटिंग, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, हाँ, कि वी शुड ईट मीट और नॉट, ऐसे करके। तो उसने लिखा इन माय ओपिनियन वी शुड ईट मीट, ऐसे करके लिखा, एनिमल फ्लैश वी शुड ईट। हाँ, बिकॉज इफ वी डोंट ईट एनिमल पॉपुलेशन विल ग्रो, टू कंट्रोल द एनिमल पॉपुलेशन वी शुड ईट मीट। और ऐसा कुछ भी यू नो मतलब ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको मैं तो उसमें मैंने उसको 0 मार्क्स दिया था, और फिर मैंने उससे कॉल करके पूछा था आप नॉन वेजिटेरियन हो क्या, तो बोले हाँ मैम। बोले, मैंने कहा आपके आंसर से पता चल रहा है आप नॉन वेजिटेरियन हो। मैंने उसको बोला कि देखो, आपको जो, अगर आपका भी ओपिनियन पूछा जाए ना, तो रेजोनेट योर ओपिनियन, अलाइन योर ओपिनियन विद द ओपिनियन ऑफ राइटर। चाहे आप राइटर के ओपिनियन से अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट्स अ पर्सनल चॉइस है ना। नॉन वेज खाना, वेज खाना, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। ठीक है, और राइटर का भी अपना पर्सनल चॉइस है, वो उसको एडवाइस देने का भी पूरा हक है, तो वो दे रहा है, ठीक है। मगर आप राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही अपना ओपिनियन दोगे, राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाना है, पैसेज के अगेंस्ट नहीं जाना है। अंडरस्टूड? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो the content in your answers must not go beyond the purview of the passage. They must also not go beyond the purview of the question and against the writer's opinion. यानी क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं रहना, पैसेज के बियॉन्ड नहीं रहना, और राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट भी नहीं रहना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। तो आंसर आपको पता चल गया कैसे लिखना है। आंसर, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आंसर लिखो। क्वेश्चन लाइन से कोशिश करो, अगर आप ना, जब आपको ये बुक मिलेगी चेकमेट राइटिंग सेक्शन की, आप देखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को। मेरे 95% केसेस में मैंने आंसर को क्वेश्चन के लाइन से ही शुरू किया है।
5% ऐसा केस है जहां पे मैं नहीं कर पाई हूँ, मगर आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोगों का आंसर एकदम प्रिसाइज रहे, और कभी भी आंसर राइटर के अगेंस्ट नहीं जाना है आपके आंसर्स को। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन हो, रिपोर्ट, आर्गुमेंट। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझोगे तो फिर आप क्वेश्चन का डिमांड नहीं समझोगे, क्वेश्चन का डिमांड नहीं समझोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन कैसा होता है कि डिमांड मोर देन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देम। क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा डिमांड करता है और हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन दैट डिमांड्स टू सेपरेट आंसर्स। जैसे क्वेश्चन देखो, ये सारा क्वेश्चन सीएपीएफ पैसेजेस का ही है। व्हाट आर द एडवांटेजेस recognized in the internal assessment and objective test respectively। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मुझे आकाश आप बताइए, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, कौन कौन से दो क्वेश्चन है? एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन इंटरनल असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है? नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन बताएंगे तो वो एक सेंटेंस रहेगा, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो दूसरा सेंटेंस रहेगा, ऐसे बताओ। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट एक पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन, वेरी नाइस। सेकंड? और मैम सेकंड है जो उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। नहीं, नो। सेकंड क्वेश्चन वर्जिनी आप बताइए, विकास आप बताओ सेकंड क्वेश्चन। Advantages recognized in objective test। करेक्ट। ओके, तो कभी कभी स्टूडेंट सिंगल लाइन क्वेश्चन जो होता है ना, वो दो सेपरेट आंसर्स डिमांड करता है, तो ये गलती नहीं करोगे। तो आप कैसे आंसर लिखोगे? द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन द इंटरनल असेसमेंट, एडवांटेजेस प्लूरल है तो ऐसे होगा, द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन द इंटरनल असेसमेंट आर, लिख दोगे। फिर थोड़ा पैरा चेंज करो, फिर लिखो द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर, आंसर लिखो। कितना अच्छा लगेगा ना, एग्जाम में वो खुश हो जाएगा, वो बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छे से क्वेश्चन को समझा है। ओके, अगर आंसर गलत भी लिखोगे ना तब भी खुश हो जाएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन अच्छे से समझा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट द पावर ऑफ स्टेट इज अब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ये क्वेश्चन है, फाइन। अच्छा, अब मुझे इसमें आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो। अब दीपक आप मुझे बताओगे कि इसमें दो आंसर्स, सॉरी दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, वो कौन कौन से दो क्वेश्चन है? मैम वो यही कि पावर एब्सोल्यूट है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो वो बताना है मे बी। पावर एब्सोल्यूट है और रेस्ट्रिक्शन, आप मुझे दो अलग क्वेश्चन बताइए। मैम वो वही मैम, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस भी शो करना है उसके साथ साथ कि वो पावर एब्सोल्यूट भी है, करेक्ट, मतलब। करेक्ट। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पावर ऑफ स्टेट इज अब्सोल्यूट, ये कैसे है? ठीक है, ओके, मतलब इसका मतलब क्या है ये। दूसरा, ये जो स्टेट का पावर है, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सेपरेट क्वेश्चन है और दोनों का आंसर करना है, तो कैसे करोगे? The author means when he says that the power of state is absolute is that, और फिर जो मीनिंग है वो बता दो। फिर the author means when he says that the power of state is subject to certain restrictions is that, ऐसे करके। अंडरस्टूड? तो आपको समझना है, कभी कभी देखिए क्वेश्चन दो लाइन में होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ दो लाइन में, तो एक क्वेश्चन का आंसर करें फिर हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपको दो नजर आता है, चाहे सिंगल लाइन में हो या दो लाइन में हो, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे, देन यू लीव सम गैप, जैसे पैरा में हम लीव करते हैं, देन यू आंसर द सेकंड क्वेश्चन। अंडरस्टूड? इससे एग्जामिनर
जब पढ़ेगा ना तो उसके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी और आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है। अच्छा, सिंगुलर एंड प्लूरल को बहुत अच्छे से देखना है। फाइन। अब जैसे इसमें लिखा है व्हाट आर द एडवांटेजेस, प्लूरल है ना, तो आपको कम से कम 2 एडवांटेजेस तो देने पड़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक, सिंगुलर है ना, तो आपको यानी इसका मतलब आपको एक ही ड्रॉबैक देना है। ओके। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा, ये 2019 का क्वेश्चन था। इम्प्लीकेशंस दो। अब स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही इम्प्लीकेशन बता दिया जो कि साफ साफ नजर आ रहा था, मगर भूल गए यहाँ पर प्लूरल है, यानी 2 इम्प्लीकेशंस तो आपको लिखना ही लिखना है मिनिमम, जो कि स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट नहीं लिखा। 99% जिनसे भी मैंने ये वाला करवाया। तो आप जब आपके पास भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। ओके। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह का होता है ना कि उसका आंसर ही स्कैटर्ड होता है कभी कभी, और वो बहुत कम होता है मगर होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उसके आंसर्स को लोकेट करने में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, वो है लेंथ ऑफ द आंसर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सारे क्वेश्चन का जो मार्क्स वेटेज है वो 4 4 4 4 4 है। अब स्टूडेंट्स को लगता है भाई ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स का है, तो कम से कम 50 वर्ड्स तो लिखना चाहिए। तो यानी 50 वर्ड फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे तो 50 वर्ड्स यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी 50 वर्ड्स, इधर पर भी 50 वर्ड्स, इधर पर भी 50 वर्ड्स, क्योंकि सबके मार्क्स वेटेज सेम है। तो अगर इस लॉजिक पे हम चलते हैं तो सबका लेंथ ऑफ द आंसर भी सेम होना चाहिए क्योंकि मार्क्स वेटेज भी सेम है। मगर ये लॉजिक नहीं काम करती है स्टूडेंट इसमें। इसमें सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन अगर 1 लाइन आंसर डिमांड करता है तो 1 लाइन आंसर करो, और कभी अज्यूम मत करो कि आंसर लॉन्ग होना चाहिए क्योंकि 4 मार्क्स का है। अगर ऐसे होगा तो सारे के सारे 5 क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स है सबका सेम लेंथ होना चाहिए, मगर सेम लेंथ नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके। कोई 1 लाइन का होता है, कोई 2 लाइन का होता है, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने देखा हुआ है यूट्यूब में कई वीडियोस इसमें है जो बोल रहा है कि आंसर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिखो, इतना सारा स्पेस दिया हुआ है, स्पेस भी बहुत ज्यादा दिया रहता है। हाँ, A4 शीट का जो हाफ है ना, वो हाफ पेज पूरा स्पेस दिया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर लिखने में। ये सब ट्रैप है स्टूडेंट्स, ये कमीशन आपको ट्रैप मतलब एंट्रैप कर रहा है। ठीक है, देखो ज्यादा ज्यादा पेज स्पेस दिया है, लोगों को लगेगा नहीं भरना है। वैसे ही प्रेसी में बॉक्सेस ज्यादा ज्यादा दे दिया है, अब भरो बैठ के। ठीक है, तो ये सब मकसद नहीं है, भरना मकसद नहीं है, आंसर करना मकसद है। अच्छा, नेक्स्ट है सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, एक जो फॉल्स अजम्पशन जो है स्टूडेंट्स की वो ये है कि हमें अपने शब्दों में लिखना चाहिए। ऐसा कभी भी इंस्ट्रक्शन कहीं दिया हुआ नहीं है। हाँ, प्रेसी में जरूर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके। मैंडेटरी नहीं है, आप आराम से लाइंस उठाओ पैसेज से। और अगर आप जो बुक आपको मिलेगी उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने लाइंस पैसेज से ही उठाए हैं स्टूडेंट्स, मगर मैंने पता है क्या किया है, मैंने फिल्टर किया है। फालतू फालतू चीजें हैं ना, फालतू फालतू वर्ड्स जो फैट फैट वर्ड्स है, वो सारे फैट वर्ड्स को हटा दिया है। ठीक है, और उसको थोड़ा सिंपल कर दिया है। तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, डेकोरेटिव वर्ड्स है, सबको हटा दिया है, और जो सेंटेंस को कॉपी किया है पैसेज से उसको बस सिंप्लीफाई करना है। ओके। तो मैं आपको एग्जांपल इसमें है, देखिए, what happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up for consideration, ये 2016 का है। अब देखिए, ये पैसेज का लाइन है, अब हम पहले पैसेज का लाइन पढ़ते हैं। What happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states? When the question of redefining the boundaries of linguistic states comes up for consideration, अब यहां से आंसर है, one finds the worst tension and conflict in the border areas where each of 2 or more language groups agitates for inclusion of the area of its domicile in the state where its own mother tongue would be official language. एक्चुअली जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, ठीक है, तो उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, तो उसमें कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगा, ये बात है। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो
तमिलियन चलेगा कि तेलुगु चलेगा, ये बॉर्डर में ये प्रॉब्लम होती है। तो यही इसी बात पे ये पैसेज का लाइन है। फाइन, अब देखिए, when the question, मैं यहां से मैंने शुरू किया क्वेश्चन के लाइन से, when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up for consideration, okay, अब देखिए, टू और मोर लैंग्वेज ग्रुप, मैंने लिखा एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये इन द बॉर्डर एरिया है, on border areas get into conflict with one another, ये रहा conflict, ये conflict word यहां पर आया, get into conflict with one another for having their own mother tongue, ये रहा mother tongue, for having their own mother tongue as official language in the particular region। तो मैंने ये जो ना वर्स टेंशन, बता दो क्या जरूरत है वर्स टेंशन, सीधे कन्फ्लिक्ट लिखो। कहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है? बॉर्डर एरिया में। क्यों हो रहा है कि कौन सा मदर टंग लगेगा भाई ऑफिशियल लैंग्वेज? कहाँ पर? कोई पर्टिकुलर रीजन में। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब आंसर है ना कंप्लीट सेंटेंस में लिखोगे। कंप्लीट सेंटेंस, do not leave any sentence ambiguous or incomplete। incomplete कैसे होता है वो मैं बता दूं। ये है क्वेश्चन, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर एकदम चिपका हुआ है पैसेज में और निकल के बाहर आ रहा है, भाई मुझे भी लिखो, मुझे भी लिखो, ऐसे बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, मगर बच्चे नहीं, हम तो 2 ही लिखेंगे, 5 लिखेंगे। वो बोल रहे हैं देखो हम बहुत ज्यादा है, हमें लिखो, नहीं लिखेंगे। पहला गलती। दूसरी गलती, कंप्लीट सेंटेंस अगर कोई कोई मैनेज कर भी लेता है लिखने का पूरा, जो हर बच्चा नहीं कर पाया है अभी तक टिल डेट, उसमें भी क्या गलती करते हैं? द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा एज फॉलो, इट नहीं लिखेंगे। reduces stress and wrinkle hormone, manages weight, resolves ये, strengthen, it नहीं लिखेंगे। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब देखिए मैंने पूरा इट करके लिखा हुआ है। ओके, तो कंप्लीट सेंटेंस लिखो। लेट द एग्जामिनर नो दैट यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, वेरी सीरियस। एक एक स्टूडेंट है, उसने कोई आंसर लिखा, सपोज ये है, ये क्वेश्चन है, सपोज उसका आंसर लिखा, तो वो कैसे लिखती थी मैं बताती हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन द क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक क्रॉप अप फॉर कंसिडरेशन, तो वो लिखती थी, वो यहाँ से शुरू करती थी। आंसर सपोज ये है, यहाँ से शुरू करना चाहिए, वो शुरू करती थी इधर से, ये वाला गोल कर देती थी। तो मैंने उसको रिमार्क क्या दिया? लेजी गर्ल, यू आर लेजी गर्ल। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम पूरा का कंप्लीट सेंटेंस लिखो। ये केस होता है, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। अंडरस्टूड? तो मैं बस यही बोलूंगी, अगर आप सीरियसली सीरियसली एग्जाम दे रहे हो और सीरियसली इस सीएपीएफ के लिए कंसिडर कर रहे हो अपने आप को, तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करना है। ओके, अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसकी ग्रामर सही है ना उसमें इसको दिक्कत नहीं आने वाली है, मगर जिसके ग्रामर में प्रॉब्लम है उसमें ये वाले में दिक्कत आएगी। कीप द टेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर सेम, यानी क्वेश्चन और आंसर जो उसका टेंस है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे व्हाट आर द सिटीजन्स सपोज टू डू व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर, ये वर्ब है। ओके, यानी ये आर है तो ये प्रेजेंट है। फाइन, तो मुझे व्हाट से शुरू नहीं करना, आर से शुरू नहीं करना, मुझे अपना सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करना है ना। द सिटीजन्स, और फिर ये मैं आर इधर पे लेकर आ गई। द सिटीजन्स आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल और आंसर भी देखिए उसका एकदम सिंपल। सिटीजन क्या करते हैं जब गवर्नमेंट उसको बोलता है कि वॉर में पार्टिसिपेट करो, तो सिटीजन पार्टिसिपेट कर लेते हैं जब गवर्नमेंट उसको बोलता है वॉर में पार्टिसिपेट करो। इसका आंसर यही है। मगर मगर आप लोग देखना आप लोग क्या लिखते हो इसका आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, तो ये टेंस आपको ध्यान रखना है। अब जैसे व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो मैं शुरू करूंगी द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट। ओके, मगर ये डज है ना स्टूडेंट्स, तो इस ये सिंगुलर है,
तो इसको भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ओके, ये ग्रामर का रूल है। तो गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट एस लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो यूसेज ऑफ, ये सारा ग्रामर का यूसेज ऑफ प्रोनाउन। ये हम लास्ट जो क्लास था हमारा उसमें हमने बता दिया था कि कभी भी आई और यू प्रोनाउन यूज नहीं करोगे जब तक कि आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाए। स्टूडेंट्स ये एंटायर आंसर स्क्रिप्ट के बारे में बोल रही हूँ। ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में आप कहीं पर भी नहीं हो, न ही एग्जामिनर है, तो प्रश्न नहीं उठता है कि आप आई और यू लिखो। दूसरा, लेटस नहीं लिखोगे, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं। अस में, क्योंकि देखिए आप और एग्जामिनर और बीच में आंसर स्क्रिप्ट, बस। अब लेटस करोगे इसका मतलब एग्जामिनर भी इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना? तो ये सब चीज, ये काम नहीं करना है आपको। फाइन। अच्छा, अब ग्रामर आंसर है ना, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्लैंग नहीं होना चाहिए। कि कॉन्ट्रैक्शन जैसे ईटीसी तो लिखो ही मत, ठीक है? ये विज, गवर्नमेंट बहुत लोग लिखते हैं GOVT, है ना? शॉर्ट लिखो, शॉर्ट मार्क्स मिलेगा, ठीक है? और ग्रामेटिकल एरर कोशिश करो कम से कम रखो। मगर ग्रामेटिकल एरर है भी, मगर सेंटेंस क्लियर है, मीनिंग समझ में आ रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके मिस्टेक मत करना। मैं आप लोगों को, मेरे पास आंसर्स आएंगे, कभी मुझे लॉन्ग सेंटेंस देखेंगे तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि लॉन्ग सेंटेंस कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, नहीं समझ में आता है। ओके, तो अपने सेंटेंस को शॉर्ट रखना। लॉन्ग सेंटेंसेस मीनिंग वेग होता है, कोई मतलब नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 मिनट आप दोगे, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हो गई ना बात? अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको अभी एक पैसेज दूंगी, 2-3 पैसेज मैं अभी से दे रही हूँ। आप लोग मुझे अगर आज दे दोगे तो अच्छा रहेगा, मैं उसको इवैल्यूएट करके ऑडियो फीडबैक दे दूंगी। और फिर कल भी आपको वही स्मॉल पैसेजेस मिलेंगे, तो 2 दिन में आपका स्मॉल पैसेजेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।